आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये व्यापक बृहद मंच राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरएएस एग्जाम तथा आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी प्रतियोगी एग्जाम, साथ ही राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए समर्पित एक व्यापक बृहद मंच है। इसके माध्यम से आप सभी अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम का आसान भाषा में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान राज्य विशेष का संपूर्ण अध्ययन, समान अध्ययन, विषय वस्तु के सभी विषयों का विषयवार अध्ययन, साथ ही करंट अफेयर्स का संपूर्ण अध्ययन आप सभी को यहाँ पर रेगुलर निरंतर क्लासेस के माध्यम से करवाया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी को विषयवार प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस देखें और रेगुलर आप क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। साथ ही आप सभी के लिए एक निःशुल्क करंट अफेयर्स की मैगजीन उपलब्ध कराई जा रही है। ये मैगजीन आप सभी को आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर आप सभी गूगल प्ले स्टोर पे आज़ाद आरपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन जो है आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से भी आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे, मंथली आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन निःशुल्क प्राप्त होगी। साथ ही आप सभी हमारे साथ जुड़ करके व्यापक और बृहद स्तर की तैयारी एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का शंका समाधान आपको है, तो आप सभी चैट सेक्शन में जाकर एप्लीकेशन में आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। तो आप सभी हमारे साथ इस मंच के साथ जुड़ करके एक व्यापक तैयारी प्रारंभ करिए। आप सभी यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर इसको करिए ताकि सभी क्लासेस आपके तक पहुंच जाएं। साथ ही राजस्थान के सभी छात्रों तक पहुंचाने का कार्य आप सभी का है, तो आप सभी इसको जन जन तक पहुंचाएं। चलिए अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं और इस व्यापक मंच को राजस्थान के सभी छात्रों तक पहुंचाइए। क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसके आज के अंक पे हम लोग 10 टॉपिक लेंगे। एक एक करके मैं यहाँ पे जितने भी टॉपिक होंगे आपको बताता जाऊँगा, आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। हमारे सामने आप ये एक इमेज देख रहे हैं, ये लोकतंत्र सूचकांक 2021 की रिपोर्ट है, वो आई है। तो हेडिंग डाल लीजिए लोकतंत्र सूचकांक 2021। इसमें भारत की क्या रैंक रही? विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हम हैं स्वयं, है ना, लोकतंत्र। तो हमारी रैंक क्या है लोकतंत्र सूचकांक पे? कई बार आपको जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय ऐसे सूचकांक हैं उनमें भरोसा नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये जो सूचकांक है, इस सूचकांक में कुछ प्रमुख मानदंड लिए गए हैं, 5 पैमाने लिए गए हैं। उन 5 पैमानों के आधार पे रैंक बनाई गई है, ठीक है। और इससे आपको भारत की रैंक पता चलेगी और अन्य देशों की भी रैंक पता चलेगी, तो आपको ये लगेगा कि डेमोक्रेसी का हमारे यहाँ क्या स्तर है। हो सकता है आप भरोसा ना माने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी जो ये एजेंसीज़ हैं, पता नहीं भारत की रैंक को क्यों इतना नीचे रखते हैं। या तो ये वास्तविकता हो सकती है, या तो रैंक कहीं ना कहीं पे कुछ और बातें भी हो सकती हैं। जो भी है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो फरवरी 2022 में ब्रिटेन का एक मीडिया संस्थान है, उस मीडिया संस्थान का नाम है EIU। EIU का जो फुल फॉर्म है वो है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। EIU के द्वारा जारी किया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जो है इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। एक बार फुल फॉर्म फिर बता रहा हूँ, द इकोनॉमिस्ट ग्रुप इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। तो इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, उसी की ही ये संस्था है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। इस संस्था के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 जो है जारी किया गया। अब इसमें 5 मानदंड थे, 5 पैमानों के आधार पे ये सूचकांक आपका जारी हुआ। इसमें लगभग टोटल 165 देश थे, ठीक है। 165 देशों को इसमें रखा गया और 165 देश जो थे उनमें 5 मानदंड क्या थे? एक तो पहले थी चुनावी प्रक्रिया, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो पहले तो चुनावी प्रक्रिया इसमें रखी गई कि कैसे कहाँ का चुनावी प्रक्रिया है। दूसरा, नागरिकों की स्वतंत्रता को लेकर के किसी डेमोक्रेसी में कितना प्रोटेक्शन है, सरकार की कार्यप्रणाली क्या है, राजनीतिक भागीदारी क्या है, और एक तरीके का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, यानी राजनीतिक संस्कृति क्या है। तो ये 5 चीज़ें थी। चुनावी प्रक्रिया, ठीक है, चुनावी प्रक्रिया में मतलब कितने वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं, या सारी चीज़ें, डेमोक्रेसी का मतलब यही है।
तो चुनावी प्रक्रिया, बहुलवाद साथ में जुड़ गया, नागरिकों की स्वतंत्रता, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक भागीदारी और पॉलिटिकल कल्चर यानी राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, अब इस सूचकांक पे आपको क्या लगता है कि टॉप 5 कंट्रीज कौन से होंगे? हाँ नंबर 1 पे नॉर्वे है, नंबर 1 पे लिख लीजिए नॉर्वे। ठीक है, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ये भी एक अच्छी कंट्री है जहाँ पे, ठीक है। तो नंबर 1 पे नॉर्वे है, याद कर लीजिए, लोकतंत्र सूचकांक 2021 फरवरी में ये जारी हुआ है। नंबर 1 पे आपका नॉर्वे है, नंबर 2 पे आपका न्यूजीलैंड है। फिर इसके बाद क्या होगा? फिनलैंड। नंबर 3 में आपका फिनलैंड है। नंबर 3 के बाद नंबर 4 में आपका है स्वीडन और फिर आइसलैंड। बस वही कंट्री घूम फिर के आ गए आपके, स्वीडन और फिर है आपका आइसलैंड। भारत की क्या उम्मीद है आपको? लोकतांत्रिक देश हैं, बड़े लोकतंत्र हैं, अच्छी रैंक होगी। लास्ट से सबसे लास्ट में कौन होगा? सबसे लास्ट में वैसे 165 देश और 2 टेरिटरी इसमें सम्मिलित की गई हैं, तो सबसे लास्ट में है इसमें आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की हालत ख़राबी है, आपको पता है, वहाँ पे जनता के राइट्स और इन चीज़ों को लेकर के। भारत का जो टोटल स्थिति है, भारत 46वें स्थान पे है। भारत की रैंक आपको याद रखनी है, नंबर 1 और भारत याद रखिएगा 46 रैंक है। ठीक है, तो भारत 46वें नंबर पे है, याद कर लीजिए। भारत का स्थान क्या है? 46वां स्थान है। स्कोर टोटल 6.91 है, मतलब अभी भी त्रुटिपूर्ण है, काफ़ी बेहतर नहीं कहा जाएगा। तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 भारत की 46वीं रैंक, रट लेना है इस चीज़ को, दिमाग में ये बैठा के चलना है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है एक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये देखो भारत की रैंक यहाँ पे लिखी गई है, ये इंडिया की रैंक है, 46वीं रैंक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंडेक्स में। बाकी आस पड़ोस हैं आपके, नेपाल के 101 है, बांग्लादेश 75, भूटान 81, ठीक है, वियतनाम 131। चाइना की हालत देखिए डेमोक्रेसी में 148। तो ये सूचकांक सही सा लग रहा है थोड़ा, है ना, कि ये सूचकांक सही है। यहाँ पे इंडिया को एक सही, हम लोग को लगता है कई सूचकांक में 100 के पार रहते हैं। नॉर्वे फर्स्ट है, अफगानिस्तान लास्ट है। तो नॉर्वे फर्स्ट, अफगानिस्तान लास्ट, भारत 46 और आसपास आप देखिए म्यांमार की कितनी बुरी हालत है, 166, 167 में अफगानिस्तान है, वियतनाम। हाँ, तो 2 टेरिटरी रखी गई हैं, 2 इसमें टेरिटरीज हैं। ठीक है, 2 आपके क्षेत्र हैं, अधिसूचित क्षेत्रों को रखा गया है इसमें। हाँ, टोटल 167 पे आधार पे 165 स्वतंत्र देश हैं और 2 टेरिटरी क्षेत्र रखे गए हैं। ठीक है, जैसे फिलिस्तीन क्षेत्र है, तो ये टेरिटरी क्षेत्र हैं जो स्वतंत्र देश के तौर पे नहीं है, दक्षिणी सूडान को लेकर के हैं, तो ये कुछ 2 क्षेत्र रखे गए हैं आपके। लास्ट रखा 167th रैंक है, 167th आपके अफगानिस्तान की है और यहाँ पे 166 म्यांमार की है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? भूटान को क्या बोले थे? भूटान एक तरीके का मोनार्की, यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, तो लोकतंत्र है नहीं, डेमोक्रेसी। हाँ, लेकिन लोकतंत्र का मतलब यहाँ पे जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं ना, कि किस तरीके के पैरामीटर्स हैं, वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें जरूरी थोड़ा है। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि जनता को लेकर के कितना अपना पक्ष रखने के लिए जनता का शासन। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो ब्रिटेन में भी है, पर राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे भी राजतंत्र है पर लोकतंत्र भी है, वहाँ पे जनता अपना शासक चुनती है। तो ऐसा नहीं कि जापान में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था है ना। हमारे देश में गणतंत्रात्मक, गणतंत्र मतलब देश का मुखिया चुना हुआ होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने राजतंत्रात्मक व्यवस्था चुन रखी है, लेकिन साथ में लोकतंत्र भी है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी है। हाँ, नॉर्थ कोरिया तो एक तरीके से तानाशाही व्यवस्था है, नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे डेटा नहीं है, पर स्थिति नॉर्थ कोरिया की भी बुरी है। उत्तर कोरिया 165वें नंबर पे है, 165 में उत्तर कोरिया है। हाँ, म्यांमार में सैन्य शासन लगता रहता है टाइम टू टाइम पे, है ना, फ्रिक्वेंटली।
अफगानिस्तान में तो आपको पता है सैन्य पूरा तख्ता पलट ही हो गया, वहाँ पे नागरिक बेचारे भागने को और जो उनकी स्थिति थी वो सब आपने देखा। ठीक है, तो भारत का याद रखना है। चलिए अगला है आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मिज़ोरम से है अगली खबर, याद रखना है इसको। ये मिज़ोरम का एक गांव है, ठीक है, और इस गांव को मतलब कि ये पहला ODF गांव वहाँ का बनाया गया है। मिज़ोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। आइजोल में ही एबॉक एक क्षेत्र है, एबॉक एरिया, एबॉक एक ब्लॉक के तौर पे है। उस ब्लॉक में एक जगह है दक्षिणी मबुआंग, दक्षिणी मबुआंग, मबुआंग, ठीक है। दक्षिणी मबुआंग क्षेत्र में ये एक गांव है, इसको ODF क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मबुआंग, मबुआंग, ठीक है, इस तरीके से। तो दक्षिणी मबुआंग क्षेत्र को ODF घोषित किया गया है। ODF का मतलब क्या है? खुले में शौच से मुक्त। साथ ही यहाँ पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की भी व्यवस्था है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। तो एक तरीके से ये मिजोरम का पहला गांव है, हो सकता है पूछ ले आपसे, दक्षिणी मबुआंग गांव, ठीक है, ये लिख लीजिए। पहला मिजोरम का ODF खुले में शौच से मुक्त, जहाँ पे ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था बनाई गई है, इस तौर पे जो है ये, ठीक है। तो इसमें जितना ODF के तहत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, साथ में कचरा प्रबंधन, है ना, मल कीचड़ प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, इन सब चीज़ों को लेकर के चला गया है। इस गांव को 2021 में एक और पुरस्कार भी मिला था, उस पुरस्कार का नाम भी लिखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया ये गांव, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है, मबुआंग, ये याद रखिएगा, दक्षिणी मबुआंग, ठीक है। ये ODF फ्री हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान रखना है। सर ये सिर्फ मिजोरम का देश था? मिजोरम का पहला है ये, ठीक है। अगला है, देखो अभी क्या है, जैसा कि आपको देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसको लेकर के भारत का जलवायु वक्तव्य आया है। 14 जनवरी 2022 को भारत मौसम विज्ञान ने भारत जलवायु वक्तव्य जारी किया है अपना। तो इसके अंतर्गत एक रिपोर्ट है आपकी, इस रिपोर्ट में जो है बताया गया है कि भारत में जलवायु के तापमान की क्या स्थिति रही। तो लगभग जो है 1901 के बाद, 1901 के बाद जो है 2021 जो है, पिछला साल जो था, मुझे लगता है ये साल भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। 2021 साथ में 3-4 और मैं आपको 5 टोटल, जो 2020 के बाद, सन 2000 के बाद जो है टोटल 5 हैं आपके, 2009, 2010, 2016, ठीक है, 3 तो ये हैं। इसके बाद 2017 और साथ में 2021, ठीक है, इतने टोटल हैं, 2017, 2021, 2017, 2021। ये क्या है, सबसे गर्म साल जो है दर्ज किए गए हैं भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा। हेडिंग आप डाल लीजिए भारत का जलवायु वक्तव्य, भारत का जलवायु वक्तव्य। तो उसमें से 14 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट जारी की गई भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा, IMD के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट में इन 5 सालों को जो है सबसे गर्म साल करार दिए गए, ठीक है, ये सबसे गर्म। तो 2021 जो है इस साल का 1901 के बाद देखा जाए तो 1901 के बाद 5वां सबसे गर्म साल रहा 2021, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। वायु का जो तापमान है औसत तापमान से लगभग 0.44 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म महसूस किया गया। तो सामान्य तापमान से आपका 0.44 डिग्री तापमान बढ़ा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की दशा में जा रहे हैं हम लोग, ठीक, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो मौसमी घटनाएं हुई हैं इस टाइम पीरियड पे, सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं हुई हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं हुई हैं, लगभग 350 लोग मरे हैं इसमें, चरम मौसमी घटनाओं के तौर पे। नंबर 2 पे उड़ीसा रहा है, नंबर 3 पे आपका जो है मध्य प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो मौसमी घटनाओं के अंतर्गत जैसे
बिजली की गरज, है ना, ये मौसमी घटनाओं में आती है। ठीक है, बिजली गरजन से सबसे ज़्यादा जो ये वाला एरिया आपका है भारत का पूर्वी क्षेत्र, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। खासकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यहाँ बहुत बिजली गिरती है। तो मतलब कि इस दौरान 2021 में लगभग 797 लोगों की मृत्यु हुई है जो कि बिजली गिरने से हुई है। तो इस तरीके का पूरा कंप्लीट डेटा इसमें दिया गया है। सबसे ज़्यादा बिजली गिरने से मृत्यु हुई है उड़ीसा में। ठीक है, फिर भारी वर्षा, आपकी जो ज़्यादा वर्षा होती है ये भी मौसमी, चरम मौसमी घटना है। बाढ़ की आपदा भी चरम मौसमी घटना है। भूस्खलन हो जाता है, चरम मौसमी घटना है। तो बहुत सारी आपदा प्रबंधन को लेकर के, और चक्रवातों से भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, 172 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये वक्तव्य जो है समय समय पे जारी किया जाता है। चरम मौसमी घटनाएं मतलब जो प्रकृति में जो है, प्रकृति को जो है पूरी तरीके से असंतुलित कर दें, है ना, और जो आम जनजीवन है उसको प्रभावित करें। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको बस ये याद रखना है कि वक्तव्य आया है और इसके तहत 2021 को जो है 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष के तौर पे जो है रखा गया है। क्लियर है, स्पष्ट है? आगे बढ़ें। ठीक है, भारत पे जलवायु वक्तव्य। इसके बाद देखिए, अभी ये एक अनावरण हुआ था महात्मा गांधी जी को लेकर के घटना है आपकी हमारे, हाँ, ये मौसम विज्ञान को लेकर के है। हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी की भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवार में बने चित्र पे का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है कहाँ किया गया है। तो 30 जनवरी को आपको पता है कि शहीद दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। 30 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, कहाँ पे ये किया गया अनावरण? अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, कुल्हड़ों से बने हुए। ठीक है, कुल्हड़ मतलब समझ रहे हैं ना, मिट्टी के जो कुल्हड़ नहीं जानते आप लोग? हाँ, मिट्टी के जो होते हैं आपके, है ना, जिसमें आप लोग लिक्विड पदार्थ कुछ भी ले सकते हैं। तो कुल्हड़ों से बने हुए ये दीवार पे जो है पूरे के पूरे महात्मा गांधी के भित्ति चित्र को बनाया गया है। ठीक है, तो कहाँ बनाया गया है? अहमदाबाद में, गुजरात में। साबरमती रिवर पर कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया गया है। ध्यान रखिएगा। मिट्टी से बनाया है। हाँ, मिट्टी से कुल्हड़ नहीं बनते हैं। आप कुल्हड़ नहीं जानती? मिट्टी का बर्तन होता है ग्लास की टाइप में, जिसमें चाय पीते हैं, कुल्हड़ ही है। और क्या, लस्सी वगैरह पिया है कभी मिट्टी के बर्तन में? और उसको क्या बोलते हैं आप? अरे तब तो फिर आप बहुत अब कुछ इस पे बात क्या करें, पीजिएगा, देखिएगा, ये भी एक चीज़ होती है। जैसे मिट्टी क्या हो जाएंगे, इसीलिए तो कह रहा हूँ पीजिएगा एक बार उसको पकाते हैं, ईंट होती है ना, ईंट घुल थोड़ ना जाती, उसको पकाते हैं ना ईंट को प्रॉपर। आप कहाँ, भारत में ही रह रही हैं ना? भारत में तो हर जगह कुल्हड़ ही हैं। कोई बात नहीं, आप बिहार के लोग तो ये सारी चीज़ें मतलब परिचित होते हैं, ऐसा मत कहिए। ठीक है, ये आपका एक भित्ति चित्र है, उसी तौर पे अनावरण किया गया। ठीक है, तब भी पूछ लेता है तो आपको जगह पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। ठीक है, ये सब फैक्चुअल पीसीएस वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का। ठीक है, चलिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ हाँ, साबरमती तट पर है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये भारत का पहला जो है बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है डेवलप किया गया है। कहाँ डेवलप किया गया है ये ध्यान रखना है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। फरवरी 2022 में इसको जो है, फरवरी 2022 में जो है इसको क्या किया गया है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ पे? एमपी में एक जगह है खंडवा जिला। ठीक है, तो यहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, खंडवा। हाइड्रोजन आने वाले समय का फ्यूचर है। जितनी भी इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ हाइड्रोजन कार भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये लगभग जो है आपका 30 टन बायोमास
की कैपेसिटी से बनाया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, 30 टन बायोमास का प्रयोग करके 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। टोटल जो इसमें खर्च आया है लगभग 24 करोड़ रुपए के आसपास आया है। 24 करोड़ रुपए का जो है खर्च आया है। और ये जो बना रही है इसके लिए संस्था का नाम लिख लीजिए, वाटोमो एनर्जी लिमिटेड। वाटोमो एनर्जी लिमिटेड, वाटोमो एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, वाटोमो एनर्जी लिमिटेड तथा बीजल ग्रीन एनर्जी, दूसरी संस्था है बीजल ग्रीन एनर्जी। इन दोनों के संयुक्त उपक्रम से बनाया गया है ब्रीजल ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं हैं, वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी। ठीक है, इन दोनों के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो एक तरीके से ये स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ाए गए एक कदम है, उस डायरेक्शन पे किया गया कार्य है ये। तो भारत का पहला बायोमास मध्य प्रदेश खंडवा में है, ये ध्यान रखिएगा। एक न्यूज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और ये थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड है इस न्यूज़ का, तो इसको थोड़ा सा आप लोग, मैं चाहता हूँ कि डिटेल में आप लोग इसको करिएगा। इसको सबसे लास्ट में न्यूज़ मैंने कवर की है आपकी। हाँ, मिशन इंद्रधनुष, इसका चौथा संस्करण लॉन्च किया गया है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मिशन इंद्रधनुष 4.0। ठीक है, ये प्रारंभ किया गया है आपका मिशन इंद्रधनुष 4.0। देखिए, अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया। अब ये 4.0 है, इससे पहले 3 आ चुके हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली है क्या, इस मिशन के तहत जो है मेन टीकाकरण कार्यक्रम है। देखिए, इंद्रधनुष को लेकर एक बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को लेकर के भी कार्यक्रम है। तो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। टीकाकरण से जुड़ा हुआ है ये, व्यापक स्तर पर 12 टोटल टीके हैं इसके तहत, 12 रोगों को लेकर के टीके करने हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है और इसके तहत जो है सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा 2.6 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण माध्यम कवर किया जाएगा इस 4.0 से। अब मिशन इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से इसके तहत रोग हैं। ठीक है, पहले शुरुआत जब इसकी हुई थी 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी मिशन इंद्रधनुष की। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। इसका प्रारंभ कब किया गया था मिशन इंद्रधनुष का? ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। और एक तरीके से मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है और इससे जो है लगभग 201 जिलों में शुरुआत में प्रारंभ किया गया था। शुरू में इसमें 7 रोगों के खिलाफ 60 टीकों का प्रारंभ किया गया था, अब लेकिन इनकी संख्या 12 हो गई है। तो शुरू में 7 टीके थे। 7 टीके कौन कौन से थे? तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और खसरा। ठीक है, अभी इसमें बढ़ाए कौन कौन से गए हैं? खसरा रुबोला, रोटा वायरस, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसके बाद पोलियो। तो ये टोटल जो है आपके बढ़ाए गए जितने भी टीके हैं। तो टोटल अभी 12 टीके की सूची है और इन 12 टीकों के अंतर्गत जो है ये कार्यक्रम अब लगातार कई चरणों में ये कार्यक्रम आपका प्रारंभ हुआ है। ठीक है, पहला ये 2014 में प्रारंभ हुआ, 2014 के बाद इसको और व्यापक करते गए। ठीक है, इसमें अभी टोटल 12 वैक्सीन है। 12 वैक्सीन हैं। शुरुआत में टोटल 7 वैक्सीन थी। 12 वैक्सीन इसके अंतर्गत डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी है ना, टीबी ही आपका तपेदिक बोलते हैं, 6 रोग जिसे बोलते हैं, तो टीबी इसके अंतर्गत है। हेपेटाइटिस बी है,
ठीक है, निमोनिया है, ऐसे करके कई सारे जो है आपको इसमें मैंने आपको बताया। अब इसके तहत आपको ये समझना होगा कि ये कितने चरणों में चल चुका है। लगातार ये अभी कोविड के दौरान भी जो है इसको लगातार भारत सरकार का प्रयास है कि इसको और विस्तारित किया जाए। तो सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष 2014 में प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या था? व्यापक सार्वभौमिक टीकाकरण करना। इसके बाद जो है मिशन इंद्रधनुष को मतलब कई योजनाएं पहले भी टीकाकरण की चल रही थी, कोई ये ऐसा नहीं कि पहली योजना है। सबसे पहले टीकाकरण के लिए 1978 में कार्यक्रम आया था। 1978 में स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय के द्वारा प्रतिरक्षण विस्तारित कार्यक्रम लाया गया था। ठीक है, 1978 में एक कार्यक्रम था प्रतिरक्षण विस्तारित कार्यक्रम। बाद में 1985 में इसको सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में बदल दिया गया। तो 1985 में फिर दूसरा कार्यक्रम आया और इसके बाद लगातार ये होते हुए जब नई सरकार आई तो 2014 में इसी का नाम मिशन इंद्रधनुष यानी कि व्यापक स्तर पे जो है टीकाकरण अभियान के तहत मिशन इंद्रधनुष लेकर के आया गया। तो बच्चों को उम्र के हिसाब से जो है टीका आपका लगता है, गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है। ठीक, इसके बाद आपका सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम लाया गया 2017 में। तो पहले मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम, फिर आपका सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 2017 में आया। ठीक है, 2017 के बाद जो है मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया। ठीक है, सब में उद्देश्य वही है कि व्यापक स्तर पर टीकाकरण कवरेज कराना है। तो 2019-20 में जैसे कि पोलियो कार्यक्रम जो था आपके, इसके 25 साल पूरे हो रहे थे। ठीक है, पल्स पोलियो कार्यक्रम पहले चलता था, अभी भी है। तो पोलियो अभियान के 25 साल पूरे हो रहे थे, तो एक राष्ट्रव्यापी टीका अभियान के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 प्रारंभ किया गया। ठीक है, 2.0, इसमें सघन मिशन इंद्रधनुष और इसमें सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। ठीक है, व्यापक तौर पे टीकाकरण के लिए टोटल भारत के 27 राज्यों में 272 जिलों को इसके तहत जोड़ा गया। इसके बाद आपका मिशन इंद्रधनुष सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 3.0 जो आपका आया कोविड के दौरान आया 2021 में, है ना। 2021 में कोविड के टीके के अलावा, कोविड का टीका चूंकि यूनिवर्सल टीका था, सभी को लगना था, तो उसके साथ साथ अन्य जितने भी टीके हैं उन तक सबकी पहुंच सुनिश्चित कराने को लेकर के ये आया। और अभी जो आया है मिशन इंद्रधनुष 4.0 आया है। ठीक है, 2022 में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपका 2.0 है, ये सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। तो इस तरीके के संस्करण इसके आते रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। टीकाकरण को लेकर के एक व्यापक अभियान है। ठीक है, इसकी बड़े स्तर पे मतलब कह सकते हैं कि जब से अभियान चलाया गया है लगभग 3.86 करोड़ बच्चों को और लगभग 96 लाख जो है गर्भवती महिलाओं को जो है कवरेज किया जा चुका है। और इसके तहत जो है व्यापक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम की वृद्धि हुई है। तो इस तौर पे एक अपने आप में बहुत सफल कार्यक्रम के तौर पे भारत में लगातार इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम आपका चालू हुआ है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर के प्रॉपर नोट्स आपको अलग से बना लेना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक खबर आपकी ये मिशन इंद्रधनुष है, ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी स्टेटमेंट वाइज पूछता है चीज़ें। एक ये है आपका इंडिया श्रीलंका के बीच में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है, यानी कि नौसेना अभ्यास हुआ है। देखो इसको लेकर एक सेपरेट क्लास में आपकी लूँगा, देखूंगा नहीं होगा तो कल ही पॉसिबल होगा तो लूँगा। ये बहुत सारे नौसैनिक अभ्यास, थल सेना के अभ्यास, वायुसेना के अभ्यास विभिन्न देशों के बीच में होते हैं। ठीक है, वैसे ही एक अभ्यास है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, इसका नाम है स्लीनेक्स। इसको ध्यान रखना है, स्लीनेक्स किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो अभी हुआ था 2022 का स्लीनेक्स हो चुका है। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है, इसका 9वां संस्करण था। ये 7 से 10 मार्च के बीच में हुआ है, 7 से 10 मार्च 2022 ये आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम के तट पर ये हुआ है, भारत के विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो इसमें देखो 2 चरण होते हैं आमतौर पे। एक तो बंदरगाह चरण होता है, बंदरगाह के पास जो एक्सरसाइज होती है। दूसरा समुद्री चरण होता है जिसमें डीप ओशन में जा करके, ब्लू वाटर्स में जा करके जो है एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में एक्सरसाइज ये हुई थी। क्लियर है, स्पष्ट है? हाँ बिल्कुल, पैसे तो
तो देखो होता क्या है, अब ये जो एक्सरसाइज हैं सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को तो अलग से बजट होता है इन चीज़ों के लिए, है ना, और ये कार्यक्रम करने ही होते हैं। इन कार्यक्रमों में नहीं होता तो जैसे भारत है, भारत ने बहुत पैसा दिया है, लगातार अभी हम पैसे दे ही रहे हैं श्रीलंका को, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ प्रमुख, कितनी खबरें हो गई लगभग, हाँ हाँ, मिशन इंद्रधनुष ही है ये, मिशन इंद्रधनुष के बारे में, ये सब मिशन इंद्रधनुष हो गया, ठीक है। एक और खबर है आपकी, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को लेकर के है, ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन, अभी इसको लेकर के अभी एक रिपोर्ट आई है आपकी 2021-22 का जो दूसरा चरण है, अग्रिम उत्पादन कितना होगा उसको लेकर के ये एक पूरा का पूरा खबर है। इस खबर को भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये खबर है उत्पादन को लेकर के। तो टोटल भारत का जो उत्पादन है कितना है देख लेते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन, देखो दोनों तरीके की फसलें हैं, खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें। टोटल कुल खाद्यान्न उत्पादन 316 मिलियन टन के आसपास है, जिसमें से चावल 127 मिलियन, रफली डेटा आपको याद रखना है, चावल 127 मिलियन टन, गेहूं 111 मिलियन 111.32, इसके बाद पोषक या मोटे अनाज 49.46, मक्का 32.42, दलहन 26.96, तूर 4 मिलियन टन, चना 13.12 मिलियन टन। तो ये दूसरा अग्रिम अनुमान आया है 2021-22 का। 2021-22 का दूसरा अग्रिम अनुमान है खाद्यान्न उत्पादन का, दूसरा अग्रिम अनुमान जारी हुआ है फरवरी में, ठीक है। इस अनुमान के तहत खाद्यान्न फसल, टोटल खाद्यान्न उत्पादन जिसमें खाद्य और अखाद्य दोनों सम्मिलित है 316 मिलियन टन के आसपास है। और इसके बाद आपका चावल, गेहूं, पोषक तत्व, इनकी डेट दिया सबसे ज़्यादा। देखिए खाद्यान्न उत्पादन हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, चावल 127 मिलियन टन, फिर दूसरे नंबर पे गेहूं है, तीसरे नंबर पे आपका मोटा अनाज। ये थोड़ा सा क्रम याद रखिएगा। फिर आपका इसके अंतर्गत मक्का, दलहन, तूर, चना, ये ठीक है। इसके बाद अखाद्य फसलों में तिलहन नंबर 1 है 27.15 मिलियन टन, दूसरा मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड, सरसों, ठीक है। गन्ना 414 मिलियन टन के आसपास है, ठीक है। कपास 34 मिलियन टन, पटसन, ये सब वाणिज्यिक फसलें हैं, इधर जो आपकी हैं ये सब वाणिज्यिक फसलें। तो तिलहन प्लस वाणिज्यिक फसलें, ये डेटा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ, गन्ना का तो फिर वजन भी, बायोमास भी ज़्यादा होता है ना, बायोमास के कारण से। तो ये जो है हमारा आज का करंट अफेयर से जुड़ी हुई कुछ बातें थी। कल जो है एक तो मैं आप लोगों को सैन्य अभ्यास में सोच रहा हूँ एक ही क्लास में सारे निपटा दें जितने भी हैं। साथ में वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2021 की, तो वन स्थिति रिपोर्ट भी आपकी 2021 वाली कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कल के सेशन में कोशिश करेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आपकी हो जाए। फिर एक सेशन में लूँगा जिसमें सारे सैन्य अभ्यास एक में कंप्लीट, एक सेशन लो जिसमें सारे सूचकांक अभी तक के जितने हैं वो कंप्लीट। तो एक एक सेशन करके इस तरीके से मैं आपका करवा दूँगा, ठीक है। कुछ बचेगा नहीं आप लोगों का, ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए।